और वो कह रहे हैं गाड़ी चलेगी ज्यादा तो एसिड लीक करेगा, कह रहे मारुति की सारी गाड़ियों में करता है। मैंने कहा यार ये कोई रीजन थोड़ी होता है। ये देखो ये देखो ये हल्के से हाथ से पूरी प्लास्टिक हिल रही है। वो डिलीवरी लेने से 2 घंटे पहले गाड़ी कैंसिल कर दी क्योंकि पीडीआई करवाई, खड़ी गाड़ी के ही गेयर नहीं डल रहे थे। 4.4 mm का, कहीं मिलता ही नहीं पूरे इंडिया में, आपको मिलेगा ही नहीं, वैसे आप ढूंढोगे। ये 4.4 mm का जैक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आपने ऐसा कभी देखा ही नहीं होगा। फेंडर बहुत हल्का है, आप फेंडर पे हल्का सा हाथ लगा दोगे डेंट पड़ जाएगा। ये केवल है चांदी की है भाई, सिल्वर 3-4 लाख रुपए का सेटअप करा रहे हैं, वो भी इतना भद्दा बचता है, आप सुनोगे। 14,000 रुपए की ये केबल है, 2 मीटर है। मैंने ऐसा म्यूजिक सिस्टम आज तक किसी गाड़ी में नहीं सुना। मतलब मेरे पास मैनेजर की चैट है, वो कह रहा है देखो मेरी गाड़ी में भी एसिड निकल रहा है। हेलो भाई, मैं पवार। ग्रैंड विटारा एक ऐसा नाम है मार्केट में भाई, बच्चा आजकल जानने लग गया। इतने कम समय में अगर किसी गाड़ी ने बहुत तगड़ी पहचान बनाई है ना, तो वो मारुति की हर गाड़ी होती है वैसे तो, लेकिन ग्रैंड विटारा एक अलग ही लेवल पे चली गई। इसका मोस्टली ना सिग्मा बेस वेरिएंट है और जो डेल्टा वगैरह वो ज्यादा बिकते हैं, लेकिन ये इनका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऐसा सेटअप है भाई साहब जो बहुत कम लोग परचेज करते हैं, और जो करता है वो 18-20 लाख रुपए क्यों डालता है, उसी सब के बारे में बहुत सारे मेरे मन में क्वेश्चन थे। भाई साहब एक बार पहले अपना ना एक बार परिचय दे दो भाइयों को। मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो भाई गाड़ी तो यूपी 16 है आपकी, यूपी में भी अपनी कोई प्रॉपर्टी है तो वहीं पे गाड़ी रजिस्टर्ड कराई। मतलब मेन कहने का मतलब ये भी रीजन है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है तो वहाँ पे 0 टैक्स लगता है। 0 टैक्स है बिल्कुल यूपी के अंदर। हाँ जी, कोई भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी हो उस पे आपका 0 टैक्स है। नॉमिनल सी फीस होती है 1500-2000 रुपए के आसपास, वो पे करनी होती है आपको। तो ये भाई कितनी की पड़ी आपको जब आपने पैसा बिल्कुल 0 पे करा? तो समझ लो एक्स शोरूम पे गाड़ी पड़ी थी 18,50,000 रुपए की। एक्स शोरूम पे भी डिस्काउंट मिल गया था। अच्छा। बाकी और कुछ छोटे मोटे खर्चे करा के 18.5 की उस टाइम पड़ी थी ये ऑन रोड। इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ मिला? इंश्योरेंस सब मिला के एक्सटेंडेड वारंटी है 8 साल की इसकी। जो जिस गाड़ी को लोग भाई 12.5, 13, 14 लाख तक लाते हैं, वो आपने 18.5 लाख रुपए भी उसके ऊपर खर्च करना क्यों उचित समझा? भाई मेरा पर्सनल क्वेश्चन आपसे ये है। रीजन ये था, हमारी रनिंग ज्यादा है रेगुलर की। एक तो टोयोटा का इंजन, रिलायबिलिटी का कोई इशू नहीं। इसमें टोयोटा का इंजन आता है, मारुति इस इंजन को नहीं बनाती। मारुति का अपना 1.5 लीटर का जो 4 सिलेंडर इंजन आता है वो मारुति का है। ये 3 सिलेंडर जो इंजन है टोयोटा का डेवलप करा हुआ है। मतलब ये चेसी समझ लो मिली हुई है, लेकिन इंजन पूरा सेटअप पूरा टोयोटा का है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों का टाइप है। तो इसकी रिलायबिलिटी की वजह से हमने गाड़ी परचेस करी थी कि इसको 3 लाख 4 लाख 5 लाख किलोमीटर भी चला लोगे तो ये कोई ऐसा दिक्कत नहीं देगा। ये माइलेज इतनी बढ़िया थी इस गाड़ी की, ये रीजन था इसको लेने का। लेकिन भाई आप एक बात बताओ, आप टोयोटा ले सकते थे जब आपको रिलायबिलिटी ही चाहिए और जब आपको टोयोटा का ये इंजन ही चाहिए था, तो व्हाई नॉट फिर हाईराइडर? एक तो वो 50,000 रुपए इससे महंगी थी। दूसरा रीजन ये था कि मारुति के जो एक्सटीरियर कोई भी पार्ट होते हैं हर जगह इजीली अवेलेबल है। अगर कंपनी में भी अवेलेबल नहीं है तो आप बाहर से जाके करवा सकते हो। बिल्कुल। और इसमें मारुति कोई ऐसा इंटरप्शन भी नहीं करता कि नहीं हमारे से ही कराने हैं, तो वो सब चीजें मैनेज हो जाती है मारुति में। तो इस रीजन से मारुति लेने का मेन मन बना कि टोयोटा से हटके मारुति लेनी। तो माइलेज से ये थी, माइलेज भी है, फिर इसमें पावर भी नॉर्मल इंजन से बहुत ज्यादा है। नॉर्मल इंजन से बहुत अच्छा पिकअप है इसका। अगर आप देखोगे इसको अगर ड्रैग करते हो तो बहुत अच्छा भागती है गाड़ी ये नॉर्मल इंजन। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे सीएनजी वाले जो है ना, सीएनजी ले लेते हैं जिनको माइलेज वगैरह चाहिए होती है। आपके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे 27-28 की माइलेज सीएनजी भी निकाल देता है, सस्ता भी पड़ता है। लेकिन सीएनजी में ऑटोमेटिक नहीं आता, हमें ऑटोमेटिक भी चाहिए। हमारी सिटी में भी रन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि लास्ट जो हम गाड़ी ओन कर रहे थे इको स्पोर्ट, उसमें बहुत दिक्कत होती थी। ट्रैफिक में क्लच हार्ड हो जाता था, घुटने में दर्द होने लगता था। तो इस वजह से ये था कि माइलेज भी चाहिए, गाड़ी भी अच्छी हो और ऑटोमेटिक भी चाहिए। मैंने शौक ऑडियो को लेके बहुत बंदों के देखे हैं, लेकिन भाई का कुछ नेक्स्ट लेवल ही है। देखो भाई को उस सब से मतलब नहीं है कि दिखावटी बना। ये देखो यहाँ पे इनका ट्विटर देखिए कैसा है, वहाँ पर उनका ट्विटर देखिए। कोई डिजाइन नहीं है, आपने खुद बनाया है ये? हाँ, ये खुद डेवलप करा है हमने, मेरे और मेरे एक फ्रेंड ने मिलके खुद बनाया है ये। अब इसकी खास बात मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कैसा रफ रफ सा है, ऐसे जैसे किसी ने हड्डी के ऊपर प्लस्तर सा चढ़ा दिया हो, ऐसा कुछ आपको फील आ रहा है। इवन अगर आप इनकी गाड़ी का सबवूफर भी देखने जाओगे तो भी आपको थोड़ा सा ऐसा ही दिखेगा भाई, फाइबर से जैसे खुद बनाया हो। अच्छा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की पहचान ऐसे भी होती है कि इसके अंदर नीचे यहाँ पे बैटरी लगाई गई है, तो आपको जो है स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे खराब होता है उसकी वजह से भाई। और गाड़ी में ऐसा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता पेट्रोल या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में, बस केवल इस बेज को हटा के। अगर आप सिटी में इसको चला रहे हो तो ये 50 से 60% बैटरी पे ही चलेगी, सिर्फ 40% इंजन पे चलेगी। अभी तो 2.5 किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक पे ही चलती रहेगी। 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आराम से चलेगी। जब इसके डंडे पूरे चार्ज हो जाएंगे ना, तो आप इसको क्रूज पे चलाओ 80 से 85 पे, बहुत अच्छे से बैटरी पे चलती है। हाँ, लोड जब ज्यादा पड़ता है, पहाड़ी पे आप कहीं जाते हो तो हो सकता है पेट्रोल पे ज्यादा चले, लेकिन जब आप उतरते हुए आओगे पहाड़ी से तब ये ज्यादातर इलेक्ट्रिक पे चलती हुई आती है। तो भाई ये एक्चुअल वर्ल्ड में 27-28 की माइलेज निकालती है। चलाने के ऊपर है। अगर आप इसको लाइट फुट चला रहे हो और जहां आपको लग रहा है रेड लाइट आ गई, आप उससे पहले एक्सीलेटर छोड़ दो इसका, तो ये अपने आप रीजन में चली जाती है, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन सब चीजों से जब आप चलाओगे ना इसको 5-7-10 हजार किलोमीटर, तो आपको आदत पड़ जाएगी कि इसकी कैसे माइलेज निकालनी है। मतलब ऐसा नहीं है कोई आप पे बर्डन पड़ रहा है, आपको बस थोड़ी गाड़ी स्लो चलानी होती है और तरीके से चलानी होती है, बहुत अच्छी माइलेज निकल के आती है। जैसे यहाँ पे देखो अभी ईवी मोड लिख के आ रहा है भाई, रेडी लिख के,
तो अच्छा, एक ये कंफ्यूजन और होती है इस गाड़ी में, वो बार बार पुश बटन दबाते रहते हैं। जो नए नए यूजर होते हैं उनको ये पता नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट हुई है नहीं हुई है। जैसे मोस्टली गाड़ी ईवी मोड पे स्टार्ट होती है, तो उनको जब तक वो इंजन की आवाज नहीं सुनती वो तब तक दबाते ही रहते हैं उसको, बटन को दबाते रहते हैं। उनको एक्चुअली क्यों, क्योंकि ईवी मोड में स्टार्ट होती है। अगर इसके ना जब भी बंद होती है, ज्यादातर 2 डंडे चार्ज होते हैं, तो जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये ईवी मोड में स्टार्ट रहेगी और खड़ी भी रहेगी 2-3 मिनट। अगर एसी नहीं चल रहा तो 15 मिनट भी खड़ी रहेगी ईवी मोड में, क्योंकि कोई खर्चा ही नहीं हो रहा गाड़ी में। सिर्फ गाड़ी स्टार्ट है लेकिन चल नहीं रही, रेडी टू गो है गाड़ी। लेकिन जब उसमें वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसकी एक डंडा आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली आइस इंजन पे चली जाती है। और इसका एक नीचे जनरेटर लगा हुआ है नीचे पीछे की साइड इंजन में, तो वो इसकी बैटरी को चार्ज कर देता है। 1 मिनट से 1.5 मिनट लेता है एक डंडा चार्ज करने में। एक सेल चार्ज है, दूसरा सेल इसका चार्ज हो रहा है। तो जब ये दोनों चार्ज हो जाएंगे, अपने आप ये इंजन बंद हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑरेंज से ग्रे हो जाएगा ये। अच्छा, और अभी भी शायद मैं एक्सीलेटर छोड़ू तो हो सकता है ईवी मोड में चली जाएगी। अच्छा, लेकिन अभी इसका नहीं है सेल चार्ज, तो ये नहीं जा रही। थोड़ा सा लगता है 1-1.5 मिनट चार्ज होने में। एक टैंक में कितनी चल जाती है गाड़ी ये? अगर पेट्रोल पंप ने पेट्रोल पूरा दिया है तो ये 40 लीटर डलवाया है, तो लगभग ये 1150 के आसपास चल जाती है। बढ़िया ही माइलेज, मतलब 1000 भी चलती है कई बार। अब जैसे कई बार हम खड़े रहते हैं 2-2 घंटे इसी पे गाड़ी स्टार्ट करके, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं XYZ, गाड़ी स्टार्ट है, बार बार इंजन स्टार्ट हो रहा है, हर 2-3 मिनट पे बार बार बंद हो रहा है, तो उसमें एवरेज इसकी ड्रॉप आ जाती है। फिर वो 1000 के आसपास चलती है 40 लीटर में, तो वही हो गई 23 की एवरेज हो गई। ये इलेक्ट्रिक पे चल रही है, पीछे से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक पे ही चल रही है। 40 की स्पीड पे है गाड़ी और ये इलेक्ट्रिक पे ही चल रही है। 116 PS की पावर निकाल देती है भाई, पावर भी इसमें एक्स्ट्रा ही मिलती है अपने को। चलो ये सब तो ठीक भाई, एक मेरा मेन डाउट ये इरिटेट नहीं करता क्या यार ये पर्दा सा इन्होंने ऐसा लगा दिया? जब अरुण भाई बिल्कुल पीक गर्मी होती है ना, गाड़ी खड़ी है 2-3 घंटे से, मतलब जैसे सुबह धूप निकली 12-1 बजे आप कहीं जा रहे हो, आपकी गाड़ी खुले में खड़ी है, तो ये उस टाइम जब आप बैठोगे ना तो आपको लगेगा हीट ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही है, ज्यादा आ रही है यहाँ पे। लेकिन इसका एक ऑप्शन ये है, इसकी एप्लीकेशन है, आप गाड़ी को गाड़ी तक पहुंचने से पहले 10 मिनट पहले स्टार्ट कर दो। आप गाड़ी 10 मिनट पहले मोबाइल से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, इतने आप पहुंचोगे तो जो गाड़ी की हीट है वो कम हो जाती है और आपको फिर दिक्कत नहीं होती, उसमें गाड़ी को आप आराम से ड्राइव कर सकते हो। वैसे इन्होंने इरिटेटिंग की चीज दे रखी है, थोड़ा सा थिक देना चाहिए था। थोड़ा सा थिक कर सकते थे, लेकिन नए वाले मॉडल में आ गया है। अब देखते हैं अगर इसमें अपग्रेड का ऑप्शन होगा तो इसको अपग्रेड कराएंगे, थोड़ा हैवी हो जाएगा ये तो। अच्छा, ये जीटा प्लस है ना अपना ये वाला? जीटा प्लस है, अब ये मॉडल बंद हो गया। जीटा आता है और जीटा ऑप्शनल आता है, अल्फा आता है और अल्फा ऑप्शनल आता है। अब इन्होंने जीटा के अंदर सनरूफ हटा दी है, जीटा ऑप्शनल लोगे 70-80 हजार रुपए फालतू दोगे तब आपको सनरूफ मिलेगी और 1-2 फीचर का कुछ छोटा मोटा फर्क है। चलो ये तो गाड़ी की बात है, बाइक जरा म्यूजिक सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं भाई। जो मैं बताऊं पर्सनली, सच में मैंने ऐसा म्यूजिक सिस्टम आज तक किसी गाड़ी में नहीं सुना। हालांकि ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ऐसा धम बेस ट्यूब भी नहीं भर रखी इसके अंदर, लेकिन जो होता है ना क्वालिटी साउंड मेहनत करके बनाया जाता है, वो आपको कैसे पता चलता है? ये जो आप केबल देख रहे हो भाई, ये केबल है चांदी की है भाई, सिल्वर बोलते हैं। अब इसमें चांदी मिक्स होता है और भी हो सकता है कोई मेटल मिक्स होता हो, ठीक है। कॉपर की आती है, एक सिल्वर की। 14,000 रुपए की ये केबल है, 2 मीटर है, जो कस्टमाइज बनती है। और ये क्या चीज है भाई इसके अंदर बीच में जो ये लगाया गया है? इसको डैक बोलते हैं। ये 4 वोल्ट का डैक है। ये जो भी सिग्नल आ रहा है ना डीएसपी से, उसको फिल्टर करके बिल्कुल फोन में भेज रहा है, ताकि जो गाना जैसा लाइव स्टूडियो में चलता है बिल्कुल वैसा ही एक चीज समझ आए, क्योंकि एक्टिव सेटअप है। और ये गाना जो बजता है वो फोन से डायरेक्ट बजते हैं भाई के फोन में, ये देखो। ये इसमें इसका कोई रोल नहीं होता है, इसको हमने बाईपास करा हुआ है। ये कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐसे दिखावटी है कि हाँ कुछ लग रहा है। इसमें कारप्ले वगैरह चला लेते होगे जब लोकेशन से ये होती होगी, वो भी मोबाइल में आदत पड़ गई है, अब नहीं चलाते। फिर वो गाने चल रहे होते हैं तो फिर बार बार कनेक्ट होता है, उसमें दिक्कत होती है। अच्छा, इसको यूज ही नहीं करते? अब यूज ही नहीं करते। तो भाई कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट गाना चलाते हैं, डायरेक्ट एक तरीके से लीड चलाते हैं। 3.5 mm का जैक है इसके अंदर, ये 4.4 mm का, कहीं मिलता ही नहीं, पूरे इंडिया में आपको मिलेगा ही नहीं, वैसे आप ढूंढोगे। ये 4.4 mm का जैक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, ये आपने ऐसा कभी देखा ही नहीं होगा। हाँ, ये 4.4 mm का है और ये भी मैंने ऑस्ट्रेलिया से मंगाया था। ये बंद हो गया है, कंपनी ने भी 3 साल पहले बंद कर दिया, इससे ऊपर मॉडल आ गया। बट इसकी जो नया आता है वो 3.2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट पावर देता है। अच्छा, मतलब इससे सेटअप और ज्यादा लाउड हो जाता है और ज्यादा आउटपुट दे सकते हो। तो मतलब यही लीड वीडियो की 30-1,000 रुपए की हो गई, इतने में तो लोग बाग सेटअप रेडी करा लेते हैं। हाँ, इतने में सेटअप रेडी हो जाता है आपका। तो क्या करवा रखा है भाई ऐसा सेटअप में? भाइयों को थोड़ा समझाओ, ये क्या मेहनत और क्या कुछ कर रखा है आपने इसके पीछे? भाई पहले हमने प्लग एंड प्ले स्पीकर डलवाए थे गाड़ी में, एक दिल्ली में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उन्होंने एक सेटअप लगा, मतलब एक 4 स्पीकर लगा दिए कि बहुत अच्छे बजेंगे।
तो 45,000 खर्च करके हमने वो सेटअप लगवा लिया, लेकिन बिल्कुल थर्ड क्लास बज रहा था। मतलब समझ लो 45,000 रुपए देके इससे बढ़िया तो मैं करोल बाग से जाके 10,000 रुपए के स्पीकर लगवा लेता ना नॉर्मल, तो शायद वैसा साउंड आ जाता। 10 या 15,000 रुपए, 20,000 रुपए खर्च होते, लेकिन मैं 45 से 50,000 खर्च कर रहा हूँ, उसके बाद भी वो स्पीकर में मजा नहीं आ रहा, लाउड नहीं बज रहे, वो क्लैरिटी नहीं आ रही। फिर हमने इसकी गाड़ी की RTA कराई, इसमें एम्प इंस्टॉल कराया खुद लाके, खुद एक्सेसरीज वालों के यहाँ होते हैं ना बंदे, तो उनसे इंस्टॉलर से इंस्टॉल कराया, इसमें DSP लगवाया। उसके बाद भी एक दो जगह पता करा, लेकिन ट्यूनिंग नहीं कर पाया कोई भी इसकी। फिर एक हमारे नोन में और था, हमें पता था, लेकिन हमें पता था वहाँ पैसे बहुत लगते हैं ट्यूनिंग के, मतलब जितने में लोग सेटअप कराते हैं उतने में तो ट्यूनिंग हो जाती है, वहाँ पे स्पीकर डलवाते हैं। तो वहां से हमने ट्यूनिंग कराई, लेकिन उसके बाद भी भाई मजा नहीं आया उन स्पीकर में, क्योंकि वो स्पीकर ही बेकार थे। स्पीकर जो 12,000 रुपए का मिला करता था, 11,000 रुपए का, एक बंदे ने मोनोपोली करके सिर्फ वो अब इंडिया में उसी पे ही मिलेगा, और उस स्पीकर को वो 18 से 19,000 रुपए में बेचता है। वो बिल्कुल थर्ड क्लास स्पीकर है, कोई एम्प लगा के भी उसमें पावर नहीं आती, वो गार्गल करने लगता है, हिलने लगते हैं, बड़बड़ बड़बड़ आवाज आने लगती है। फिर हमने ऑडिशन के वोचे सीरीज है उसका हमने ये सेटअप करवाया। आगे सिर्फ आगे स्पीकर लगे हुए हैं, पीछे कंपनी वाले स्पीकर हैं। हाँ, पीछे कंपनी वाले सेटअप वो बज रहा है, सिर्फ ये 2 स्पीकर से आप सुन रहे हो। आप ये पीछे सिर्फ जरासी सी वोकल आ रही है, अगर आपको मैं आगे का बंद करके भी दिखाऊंगा आप कहोगे तो कुछ भी नहीं आ रहा वोकल। तो सिर्फ ये आगे के 2 स्पीकर इतना धमाल मचा रहे हैं, और ये ट्यूटर साथ में, और पीछे का वो एक वूफर लगा हुआ है 10 इंची, वो भी 300 RMS का वूफर है, कोई ज्यादा हैवी नहीं है। तो भाई मतलब म्यूजिक का तगड़ा ही शौक है ये, मतलब हमें नहीं करना था इतना तगड़ा, लेकिन वही है कि हमारा टेस्ट ही नहीं सेटिस्फाई हो रहा था। हम सोच रहे थे जैसे बोस वाला साउंड आता है ना, हाँ। वैसी क्वालिटी क्लैरिटी मिल जाए, उतना लाउड ना हो, लेकिन वो उन स्पीकर से अचीव ही नहीं हो पा रहा था। फिर एक स्टेप आगे बढ़े, फिर ये सुन लिया, ये अच्छा लगा, और सुन लिया और अच्छा लगा, तो ऐसे करते करते बढ़ते ही चले गए हम आगे, और इतना आगे बढ़ गए कि यार इस सब की जरूरत पड़ गई। अभी तो इसके आगे भी हमने प्लान करा हुआ, हो सकता है पूरा सेटअप फिर दोबारा से चेंज कर दे अगर मूड बना तो। देख लो कितना खर्चा कर दिया आपने ये सेटअप पे। अगर आप पुराने वाला और ये मिला के लगभग 2 लाख रुपए मान के चलो आप, और अगर पुराने वाला आप हटा दो 50,000 रुपए, तो 1.5 के आसपास में ये सेटअप हो गया। पर भाई कोई मैं मतलब सिस्टम में बता रहा हूँ, कोई सिस्टम ही लग रहा है यार बजने में ना, जो इतनी भाई ने मेहनत कर रखी है ना, ये सब लीड फीड से मैं तो थोड़ा अट्रैक्ट हुआ। सिस्टम बहुत लोग कराते हैं भाई, वो धम 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 बेस वाला बहुत लोग कराते हैं, पर ये जो क्वालिटी साउंड इससे बोलते हैं ना, ये प्रॉपरली डायरेक्ट फोन से बजता है, और फोन में कार लगाया, लीड लगाई और वहां से बजने लग जाते हैं। DSP लगा रखे हैं, नागामीची का है, लेकिन मैं किसी को नहीं सजेस्ट करूंगा नागामीची का DSP लगाए। थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा के या तो ओनकियो का 10 चैनल DSP आता है 20,000 का, वो लगवाएं, या फिर एक औरा का DSP आता है, वो थोड़ा बेटर है। नहीं तो हेलिक्स का DSP आता है, उसके जैसा DSP है ही नहीं कहीं भी इंडस्ट्री के अंदर। सबसे नंबर 1 बेस्ट, एक बार लगवाओ 10 साल भी खराब नहीं होता वो ना। हेलिक्स का DSP आता है, 6 चैनल भी आता है, 10 चैनल भी आता है, सबसे बेस्ट वो है। 8 चैनल एम्प और 10 चैनल DSP आता है, वो लगवा सकते हैं, VXI 800 करके। पूरी रिसर्च कर रखी है भाई सिस्टम, म्यूजिक धीरे धीरे करके सब हो गए। रिसर्च पहले भी करी हुई थी, लेकिन ठीक है जब मार्केट से आप आउट हो जाते हो ना, कोई चीज नहीं यूज करते, तो आपको आइडिया नहीं रहता उसका कि अब क्या लगवाना चाहिए क्या नहीं। तो हम भी ट्रस्ट के बेस पे चले गए, ट्रायल के बेस पे। आज भी वहाँ लोग जाते हैं, कुछ लोग सेटिस्फाई होते हैं, कुछ कंप्लेंट करते हैं। हमारे पास कितने लोगों के नंबर है कि हम भैया हमने सेटअप कराया, मजा नहीं आया वहां से। लेकिन फिर हमने फाइनली जो हमें लोकेशन थी जहाँ से हमें कराना था, हमें पता है पैसे खर्च करने पड़ेंगे सेटअप पे, तभी मजा आएगा। अब आ रहा है मजा, आपके सामने है देखो। अब तो हर किसी को मजा आता है, हर कोई कहता है हमें आपकी गाड़ी में बैठ के अपनी गाड़ी में नहीं सेटअप समझ आता है, ऐसा लगता है क्या बज रहा है। सही बात है भाई, ये जब पैसा लगाते हैं तो भाई दिखती है वो चीज। और ये कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाए हमने, लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए का सेटअप करा रहे हैं, वो भी इतना भद्दा बजता है, आप सुनोगे ये उससे भी फार बेटर सेटअप बजता है। चीखने के लिए तो आप कितना भी चिकवा लो सेटअप को, लाउड ले जाओ, लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं है, बेस की क्वालिटी नहीं है, तब तक कोई फायदा नहीं है, कोई मजा नहीं है। भाई गाड़ी के बारे में बताओ भाई, और कुछ बुराइयां बताओ जो लोगों को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की नहीं पता। अब जैसे ये देखो भाई, ये भी सेम ही आपको मिलता है, मतलब बलेनो, लो फ्रोंग, सब में यही है ऑटोमेटिक। पार्ट शेयरिंग देखो भाई, डोर सेम टू सेम है, स्विचेस देखो सेम है, ये डोर ओपनर सेम है, ये फैब्रिक सेम है, स्टीयरिंग सेम है, डिजायर में ही सेम है, हर चीज सेम ही है भाई इनका। कुछ ऐसा प्रीमियम फील होता ही नहीं भाई। 18-19 लाख रुपए की इनकी गाड़ी मेरे को लगता है 12-13 लाख रुपए तक ही ठीक है, उससे ऊपर तो ज्यादा कुछ सेंस नहीं है। नहीं सोच सकते, लेकिन फिर भी बिक रही है मार्केट में। गाड़ी एक ट्रस्ट पे हमने ली थी एक्चुअली, जब मैंने गाड़ी परचेज करी थी उससे 4 दिन पहले इसकी फोटोज लीक हुई थी कि इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट हो गया है। हाँ, क्योंकि मैंने पहले टाटा की गाड़ी प्लान कर रहा था, पहले स्कॉर्पियो प्लान कर रहा था, वो प्लान कैंसिल हुआ माइलेज की वजह से भी, और कुछ और भी रीजन थे। फिर टाटा की फाइनल करी नेक्सॉन डीजल ऑटोमेटिक,
वो डिलीवरी लेने से 2 घंटे पहले गाड़ी कैंसिल कर दी, क्योंकि पीडीआई करवाई गाड़ी के, खड़ी गाड़ी के ही गेयर नहीं डल रहे थे। और गाड़ी हमने शाम के टाइम में देखी थी, उस गाड़ी पे निशान बहुत ज्यादा थे। दूसरा, डीलर ने क्या कर रखा था, गाड़ी जब दिखाई तो 170-80 किलोमीटर चली हुई थी, 150 के आसपास। लेकिन जिस दिन हम गाड़ी, जब मूड था कि आज उठा लेंगे शाम में गाड़ी, तो उस गाड़ी की रीडिंग दिखा रहा था मात्र 14 किलोमीटर। तो हमने कहा जब आप 150 से 14 कर सकते हो, क्या पता है गाड़ी 700 चली हुई हो, 1000 चली हुई हो, 1500 चली हुई हो। बिल्कुल। कह रहा नहीं, वो तो हमारा सिस्टम होता है, गाड़ी एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट होती है। और वो मतलब उससे डीलर से काफी बहसबाजी हुई इस बारे में। हमने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे। वो कह रहा नहीं, मैंने दूसरे डीलर से मंगाई है, आपको लेनी पड़ेगी। हमने कहा ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। मैंने कहा गाड़ी पे इतने निशान है, इतने सारे फ्लॉ हैं, सारी चीजें आपने शाम के टाइम में गाड़ी दिखाई थी हमें, और अब जब दिन में गाड़ी देख रहे हैं, मैंने कहा चलो इस चीज को भी हम इग्नोर कर देंगे कि हमें गाड़ी की जरूरत थी, क्योंकि हमारी दूसरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रखी थी, फॉल्ट था, तो इस वजह से हम परेशान हो रहे थे, हमें गाड़ी लेनी थी। इन बिटवीन फिर इसका क्रैश टेस्ट आ गया था, वो गाड़ी कैंसिल करके हमने कहा इस गाड़ी को लेते हैं। अगर क्रैश टेस्ट हो गया तो 4 या 5 तो लेके ही आएगी। लेकिन इसकी अभी तक भी कोई रेटिंग रिवील नहीं हुई। तो एक तो ये इसका बिल्ड क्वालिटी का हमें कंसर्न रहता है, गेट इसके भी हल्के लगते हैं हमें। फेंडर बहुत हल्का है, आप फेंडर पे हल्का सा हाथ लगा दोगे डेंट पड़ जाएगा, खड़े हो जाओगे तो डेंट पड़ जाएगा। बाकी इंटीरियर प्लास्टिक इसकी बहुत हल्की है। अगर आप ये शीशा भी ऊपर करोगे ना, ये देखो, ये देखो, ये हल्के से हाथ से पूरी प्लास्टिक हिल रही है। बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। ये देखो, आप ये देखोगे, ये हल्की सी उंगली लगा के पूरा डैशबोर्ड देखो, ये क्वालिटी है। सब रेटलिंग आती है अंदर। 2 बार आगे से वाइपर खुल चुके हैं, लेकिन रेटलिंग बंद नहीं हो रही है। वहां पे कोई चीज है जो हिलती है, अभी भी देखो चरचर आवाज कर रही है हल्की हल्की। अगर आप इसको कम कर दोगे, टिपिकल मारुति, टिपिकल वो मारुति। ये तो डैम्पिंग करा रखी है, इसलिए गेटों से आवाज कम आती है, वरना गेटों से भी बहुत आवाज आती थी। एक ही प्लस पॉइंट है इसका, टोयोटा का इंजन। दूसरा, इसको कहीं भी उठाओ, कहीं भी लेके चले जाओ, छोटी मोटी फॉल्ट में भी ये गाड़ी, ऐसा नहीं है कि इसमें लाइटें आ रही हैं, बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाएगी। सिर्फ एक इस पीस ऑफ माइंड से ली थी, और ये था कि अभी कोई ऑप्शन नहीं समझ आ रहा, तो ये एटलीस्ट ऐसा ऑप्शन है, इसको अगर 3 साल बाद बेचने भी जाएंगे तो शायद हो सकता है बेटर रीसेल वैल्यू हमें दे जाए ये गाड़ी। और ऑटोमेटिक, सबसे बड़ा मेन ये था कि ऑटोमेटिक चाहिए थी हमें। तो कैसा ऑटोमेटिक है इसका? ऑटोमेटिक तो बढ़िया है इसका, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें थोड़ी, जब ये चार्ज होती है, इसके जनरेटर की आवाज आती है, गाड़ी थोड़ी सी रफ चलती है। अच्छा, आप फील कर रहे होगे पैरों में, आपको हल्की हल्की वाइब्रेशन या वैसे वो आ रही होगी। अभी ये कंफर्ट मोड में चल रही है। इसको हम जैसे अगर इको मोड में डालते हैं तो ये और ज्यादा थोड़ी रफ चलती है। इसके एसी की पावर कम हो जाती है, कूलिंग कम कर देता है एसी इको मोड में। कंफर्ट मोड में एसी अच्छा कूल करता है इसका। अभी जो 26 पे चल रहा है, तो अब हमें 24 पे करना पड़ेगा इको मोड में, वरना वो कूलिंग कम हो जाएगी उसकी। हाँ, ये भी हमने कई बार नोटिस करा। फिर कंपनी में पूछा, कह रहे हैं हाँ शायद वो ECU से मैप्ड है, तो अगर इको मोड में चलाओगे एसी में कम पावर आएगी, मतलब कूलिंग कम करेगा, और कंफर्ट मोड में ज्यादा करेगा, और स्पोर्ट्स मोड में तो और ज्यादा करता है कूलिंग। बैटरी इसकी 3 से 4 बार लीक हो चुकी है। एक बार तो सर्विस सेंटर में पता ये लगा कि उन्होंने सर्विस में पानी ज्यादा भर दिया इसमें। अब वो बाद में घर पे बंदा आया, उसने बॉटल ली पानी की, एसिड गिरे हुए बैटरी पे ऐसे ही बॉटल उलट दी। उसको इतना भी सेंस नहीं था कि इस गाड़ी पे एसिड गिरा हुआ है और मैं पानी गिरूंगा तो वो मिक्स होके नीचे गाड़ी पे बहेगा। उससे सारा चेसी का पेंट फूल गया, चेसी पे जंग लगनी चालू हो गई। कंपनी में जाके उसको ठीक करवाया, वो भी वो स्प्रे वाले पेंट से उसको उन्होंने ठीक करके दिखा दिया, कह रहे जी देखो हमने कर दिया। सारी पपड़ी बनी हुई थी। फिर उनसे दोबारा से दूसरे वाला पेंट, जो गाड़ी जिससे प्रॉपर पेंट होती है, उससे मजबूरी में उस टाइम पे पेंट करवाया, पन्नी वन्नी लगवा के। मतलब इस मामले में बिल्कुल 3rd क्लास सर्विस है मारुति की। वो सोचते हैं बस कहीं से भी कोई एल्फी लगा के चिपका दो, जो जुगाड़ो वो कर दो। ये देखो यहाँ भी पेचकस मारे हुए मारुति वालों ने। हाँ। इसका ये खोला था रेटलिंग नॉइस की वजह से कि कहाँ से आ रही है, उन्हें भी नहीं पता लग रहा था। 1 महीने में जाके पता लगा वहां से आवाज आ रही है, कई बार चेक करवाने के बाद। तो भाई 27-28 की माइलेज निकाल के देती है यार, कमाल की बात है भाई मारुति की। अब देखो एसी कूलिंग नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा है। देखो अब ये जैसे हम इसको कंफर्ट मोड में करेंगे, इसकी कूलिंग अपने आप बढ़ जाएगी। ये भी कुछ अलग ही इनका वो है, कुछ नहीं कह सकते भाई। ये चीजें ना एक ऑनर ही बता पाता है। तो भागने में कैसी फील होती है? भागने में तो ये अच्छी भागती है, आपका कंफर्ट मोड में भी बहुत अच्छी चलती है। मतलब जो इनका नॉर्मल आइस इंजन है उससे बहुत अच्छी चलती है। अच्छा, थोड़ी सी आपको कई बार वाइब्रेशन फील होगी, खड़ी गाड़ी पे स्टार्ट होगी ना जैसे, ये छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन वो तो देखो आप रेस दोगे तो एक आवाज थोड़ी ज्यादा करती है। जैसे आप फील करोगे, मैं एक्सीलेटर दूंगा, ये देखो। लेकिन ये आप नॉर्मल इसका आइस इंजन को भी ऐसे एक्सीलेट करोगे तो वो भी आवाज करेगा, वो भी उसमें भी आवाज तो आती है। स्मूथ चलती है, स्मूथ है वो थोड़ी ना, कि उसमें भसड़ नहीं है, खामा की चीजें इन्होंने मिक्स विक्स नहीं कर रखी। वो थोड़ी मेरे को लगती है कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल, और मेरे को वो ज्यादा रिलायबल लगती है कहीं ना कहीं, कि ये ना उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी कम है ना, तो टेंशन फ्री चीज है। लेकिन ये क्या है ना, टोयोटा की 20 साल 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, ट्रस्टेड है। इसी वजह से ली थी कि चलो 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी है, 8 साल की,
तो गाड़ी में कोई इशू नहीं आएगा। और ऑलरेडी कई लोगों से वैसे फीडबैक ले लिया था, गाड़ी ठीक चल रही थी, कोई कंप्लेंट नहीं थी इस वजह से। वरना वो आप ये देखो ना, वो 10-11 का एवरेज देती है सिटी में, मात्र 10-11 का। हाँ बिल्कुल। अब ये वही 23 का एवरेज दे रही है। तो आप सोचो ना आपकी जेब पे कितना फर्क पड़ रहा है अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो। बिल्कुल। ईवी गाड़ी का हमें कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या फ्यूचर है, और उसमें भी चार्जिंग का पंगा बहुत है, और फिर कहीं रुक के चार्ज करो तो बराबर बिल आता है। 1100 1200 रुपए का बिल आता है एक जगह अगर आप चार्ज करते हो ईवी को 20 से 80, तो आपका वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के बराबर ही पड़ जाती है उसकी भी, अगर आप आना जाना कर रहे हो लगभग सेम ही रहता है। और भाई इसके अंदर ये लेदर वेदर की सीट भी नहीं दिया यार इन्होंने। नहीं, लेदर नहीं दिया इन्होंने, अल्फा में आता है ये। हाँ, सिर्फ ये साइडों में लेदर दिया है और आगे थोड़ा सा लेदर है। तो भाई 1 साल लगभग चला लिया आपने गाड़ी, सेटिस्फाइड हो आप? देखो वैसे तो सेटिस्फाइड है, बस थोड़ा मारुति में सर्विस नहीं है उतनी अच्छी जितनी होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, गाड़ी में छोटे मोटे निगल, ये रैटलिंग नॉइज, और जैसे बैटरी का एसिड लीक कर रहा है, और वो कह रहे हैं गाड़ी चलेगी ज्यादा तो एसिड लीक करेगा। कह रहे मारुति की सारी गाड़ियों में करता है। मैंने कहा यार ये कोई रीजन थोड़ी होता है। मतलब मेरे पास मैनेजर की चैट है, वो कह रहा है देखो मेरी गाड़ी में भी एसिड निकल रहा है। मतलब उस चीज को सॉल्व करने की बजाय वो ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि ये तो सब में ही निकलेगा। और मैंने और गाड़ियां रखी हैं, किसी में नहीं एसिड निकला आज तक, कभी देखा ही नहीं हमने, ना फॉक्सवैगन में ना और किसी गाड़ी में, बट पता नहीं इनका कैसे एसिड लीक। अच्छा वैसे क्रेटा सेल्टोस की तरफ क्यों नहीं गए थे? माई पर्सनल क्वेश्चन ऐसी 18-19 लाख रुपए में। हमने क्रेटा भी बुक कराई थी डीजल की, हाँ 21 लाख रुपए की पड़ रही थी, लेकिन गाड़ी लेने की जल्दी थी। वो उनका वही था कि या तो प्रीमियम दे दो, कुछ एसेसरीज लगवा लो 50-60-70 हजार रुपए की, मतलब कुछ ना कुछ उन्हें एक्स्ट्रा दो तो वो गाड़ी तुरंत दे देंगे, वरना वो टाइम लगेगा। ये तो गलत बात है हुंडई की। तो इस वजह से फिर हमने वो कैंसिल कर दिया था। दूसरा फिर 2-3 जनों से फीडबैक मिला कि उसकी डीजल ऑटोमेटिक में माइलेज नहीं है क्रेटा की। सिटी में 11-12 12.5 की एवरेज देती है हाँ, बस। और हाईवे पे भी 18 इतनी एवरेज देती है। तो मैंने कहा फिर कोई फायदा नहीं 21 लाख रुपए खर्च करके भी, और दिल्ली में डीजल का वैसे ही पंगा रहता है कितने टाइम चले ना चले। तो मैंने कहा एटलीस्ट ये 15 साल वाली गाड़ी है, 15 साल तो चलेगी, तो इसको जब मर्जी बेचोगे और गाड़ियों से अच्छे पैसे देके जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बट इसका बिल्ड क्वालिटी का आज भी कंसर्न है। इसका पता नहीं कब क्रैश टेस्ट का रिपोर्ट आएगी, ये कैसी है गाड़ी कैसी नहीं है। लेकिन वैसे ओवरऑल हर गाड़ी से ये देखने में हल्की ही लगती है। हुंडई की देख लो, चाहे नई जितनी भी जनरेशन आ रही है, क्रेटा हो गई या सेल्टोस हो गई, उनसे हल्की ही लगती है गाड़ी। चलो भाई बहुत बहुत थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ये था भाई साहब भाई का ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। आपको कैसी लगी भाई ग्रैंड विटारा, जरूर कमेंट्स में बताना। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।